हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये क्लास देख रहे हो। टुडे इज अ वेरी ऑस्पिशियस डे। सर बर्थडे आपका? नो नो नो, अरे नहीं नहीं नहीं, जुलाई में आता है, जुलाई में आता है। सुनिए ध्यान से, आज हम लोग सीएमए इंस्टीट्यूट के मॉडल टेस्ट पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। Now, when I say the word discussion, I am against the principle of reading the question and giving the answer, merely giving the answer. मैं चाहूंगा आप लोग आंसर में शामिल हो जाइएगा, ठीक है? तो सीएमए इंस्टीट्यूट के पेपर को देखकर आज एक तो कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी नोन टू यू। सर आज से मतलब लॉ की पढ़ाई कम कर दे? नो नो नो, मैंने इस वीडियो के एंड में दो चीजों को ऐड करूंगा। मतलब वंस आई कंप्लीट द सेशन विथ यू, yes 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 yes, हाँ हाँ, I have also given a test। एक बच्ची वही बोल रही है, a very hard working student, one of the hard working students, I have many such, that कंपनी लॉ का एक टेस्ट लिया था मैंने 100 MCQs का, मैं वो भी सर्कुलेट करूंगा आपके साथ, वो भी डिस्कस करूंगा। आज इस वीडियो में मैं सीएमए इंस्टीट्यूट के लेवल के अनुसार चल रहा हूं, सब कुछ उनके अनुसार अभी हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है यहां पर। एंड मैंने क्या किया, स्पेशली दिस पर्टिकुलर टर्म, इफ आई शो माई बुक टू यू, मतलब माई बुक मीन्स द इंस्टीट्यूट्स मैथ, आई हैव डन पोर्शंस ऑफ कंपनी लॉ फ्रॉम माई मैथ, आई हैव डन पोर्शंस ऑफ इंडस्ट्रियल लॉ फ्रॉम सीएमए मैथ, एंड आफ्टर आई फिनिश्ड कंपनी लॉ फ्रॉम माई मैथ, बच्चा लोग गवाही दो, हम लोग 5 दिन पहले कंपनी लॉ मैथ का भी मार्किंग्स किए थे कि इंस्टीट्यूट की मैथ में कुछ अलग अगर दिखा हो, कुछ छपाई ऑब्सोलीट हो, इंस्टीट्यूट ऑब्सोलीट नहीं है, वो हमें डिग्री देता, तो वी मस्ट रिस्पेक्ट देम, बट कुछ मिसप्रिंट हो गया हो या बुक पहले एडिशन छप गई हो, तो उन चीजों को भी हमने अमेंड कर लिया था और बोला था कि कहां कहां से पढ़ना है। तो व्हाट इज माय एफर्ट, व्हाट इज माय टारगेट, मैं दोनों चीज को सिंक्रोनाइज करना चाहता हूं, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स प्लस इंस्टीट्यूट मैथ, दोनों को बैलेंस करके हम लोग चल रहे हैं। सर मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूं, पर यूट्यूब पर ये क्लास देख रहा हूं। यस, तो आप प्लेलिस्ट कॉलम में सीएमए के कई रिवीजन लिंक्स बने हुए हैं, प्लीज उसको फॉलो करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। एंड अगर अच्छा लगा हो क्लास तो कोई जबरदस्ती नहीं है, यू कैन व्हाट्सएप मी 929830259002। ओके चलिए, तो ये सारी ये मैंने इंडस्ट्रियल लॉज की अलग से एक अमेंडमेंट वीडियो पूरी अपलोड की थी, याद है? सीएमए मैराथन फ्रॉम इंडस्ट्रियल लॉ आईसीएमआई मैथ, प्लीज फॉलो दैट ऑल्सो। चलिए आज सब अपना अपना स्कोर लिखोगे, खुद को अच्छा लगेगा कि आज भी अगर एग्जाम में बैठ जाओ तो कितना आ सकता है। कॉपी में लिख लेना, 1 मिल गया, क्वेश्चन 1 में तुमको 2 में 1 मिल गया, वैसे एक लिख लेना, कॉपी निकाल लो, अच्छा लगेगा। हाँ हाँ मिलेगा, सबको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1A, वेरी फेमस, रीड इट। कई लोग झपट पड़े, द लैटिन मैक्सिम नीमो डैट कियो नॉन हैबिट, बहुत बार मैंने यूज किया है, आई हैव यूज्ड इट नंबर ऑफ टाइम्स। बताओ क्या लग रहा है इन चारों में से? एक साथ सारी बकरियां बोली, कुछ बकरे भी हैं। नो मैन कैन पास अ बेटर टाइटल देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। ओके, क्वेश्चन नंबर बेबी बी, स्टार्ट रीडिंग। अगर आपके शीट नहीं है, वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने गूगल ड्राइव में शीट भी डलवा दूंगा, अभी शाम को अपलोड करने वाला हूं। मैं दो वीडियोस को कंबाइन करूंगा आज। आफ्टर दिस एमटीपी यू विल सी सीएमए कंपनी लॉ मार्किंग्स मैथ, या कहां से पढ़ना चाहिए या कौन से एमसीक्यूज करने चाहिए, जल्दी बताओ। दिस पार्टनरशिप इज कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। The first endorsement, बुद्धि लगाना, the first endorsement of a negotiable instrument, तुम लोग का दोनों राइट था, वाओ। The first endorsement of a negotiable instrument can be made by payee, of course, याद है ना, मेरे को मिला है, अब हम आगे endorse करेगा। मतलब आप सोचिए एग्जाम में बैठने लायक हो। पॉइंट डी बहुत लोग अभी तक मेरे से किए नहीं है, पर मैं आपको बता दूंगा, इसमें आपको गूगल किया है क्या? Okay, that the age of managing director and MD should not be 70 years or more, should not be। और पता है होना मिनिमम कितना चाहिए? 21। यहां वो ऑप्शन नहीं दिया, पेपर चेंज भी कर सकता है। should be minimum 18, 21, 25, 21 को टिक करोगे। अगर अकॉर्डिंग टू 196(3) पूछता
मिनिमम एज 21 होना चाहिए। लोगों का एक फेवरेट होता है 18 एज ऑफ मेजोरिटी, और 70 साल का बुढ़ाऊ नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, एकदम प्रूडेंस यूज करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स टू सेफ्टी मेजर्स? 1 मिनट। वेरी गुड कीर्ति, आगे बढ़ते जा रही है। आज यहां पर है फेंसिंग ऑफ मशीनरी, सेफ्टी पूछा है। फर्स्ट एड अप्लायंसेस इज नॉट योर, तुमको लगा होगा फर्स्ट एड, अरे उंगली कट गया, बिच्छू काट गया, फर्स्ट एड मेजर्स इसके अंदर नहीं आ रहा था। अगर आप देखोगे, अच्छा ये कंफ्यूजिंग था थोड़ा सा, एक बार आपको एक काम करता हूं, आई विल टेक ऑल ऑफ यू टू फैक्ट्रीज एक्ट का इंस्टीट्यूट मैट के मार्किंग्स, ताकि वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। जस्ट अ सेकेंड, कैन एनीवन नोज द पेज नंबर? तो तुम अल्टप्पा मारी हो। कैन एनीवन टेल मी द पेज नंबर ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट? अच्छा तुम लोग के इस बुक नहीं है ना आज, मेरे पेज नंबर्स अलग हैं, थोड़ा सा वो होगा। हाँ यूट्यूब पर नया हो, वैसे पुराना हो, तो नए नए नहीं, वैसे तो पुराना ही हो, मतलब पढ़ाते हुए 22 साल हो गए। यस, लुक हियर, लुक हियर, यहां पर वेलफेयर मेजर्स आ रहा है, देखो ठीक है, हेल्थ मेजर्स आ रहा है। हेल्थ में देखो क्लीनलीनेस, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेंटिलेशन, टेम्परेचर, ये सब दिख रहा है, ये सब हेल्थ में आ रहा था। वेलफेयर में तुम्हारा आगे आएगा, सेफ्टी वाला कहां पर है? ये रहा सेफ्टी, देखो फेंसिंग ऑफ मशीनरी, मैंने मार्क भी करवाया था अपने क्लास में भी, याद आ रहा आपको कि एक मजदूरिन हील पहन के चल रही थी, एकदम 6 इंची का, अचानक मशीन पे गिर गई, टुकड़ा टुकड़ा हो गया, मजदूर को खराब लगा, प्रतीक दुख हो गया। ओके, तो ये फेंसिंग ऑफ मशीनरी सेफ्टी में हम लोग चेक भी कर लिए। अच्छा, फर्स्ट एड अप्लायंसेस किस में है वो भी देख लेते हैं। ये देखो वेलफेयर में आ रहा है, देखो मेरा अंडरलाइनिंग भी, मैं तो पेपर आज देखा हूं। फर्स्ट एड अप्लायंसेस वेलफेयर में, वरना सबको एक बार का लग सकता है सेफ्टी सेफ्टी, अरे इतना कोई बड़ा सेफ्टी भी नहीं। फर्स्ट एड अप्लायंस से क्या सेफ्टी कर लेगा तू? कोई का बैंडेड वैंडेड छोटा मोटा चोट के लिए होता है, वेलफेयर में आ रही है। और ये सब तो फालतू पॉइंट्स है, कपड़ा धोएगा, सुखाएगा, अंडरस्टूड? आई नो द क्वेश्चन इटसेल्फ इज अ फालतू, वन शुड नॉट हैव सेड, बट क्या करें, इंडिया है। चलिए, वेरी गुड। तो सुनो, जब भी एमसीक्यूज में डाउट होता है ना, इस तरह जाना चाहिए हम लोग को वापस ओरिजिनल पोर्शंस को देखने के लिए। वेरी गुड। एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट, adolescent means a person, adolescent means a person who has completed the age of, रुकिए, ये फैक्ट्रीज एक्ट नहीं है, मैंने कौन सा एक्ट दिया है? मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट में एडोलेसेंट का डेफिनेशन कुछ और है। एक सेकंड, हम लोग फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ रहे थे अभी, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। वो फैक्ट्रीज एक्ट में मैंने चेंज करवाया था, फैक्ट्रीज एक्ट में मैंने 15 लिखवाया था ना शायद। एनीवन टेल मी? मिनिमम वेजेस एक्ट इज 14। मिनिमम वेजेस एक्ट में एडोलेसेंट की डेफिनेशन में 14 दिया हुआ है। नहीं, मैं कन्विंस कर दे रहा हूं आप लोग को, ताकि आप लोग जो अकेले में भी पढ़ें तो आप लोग को, कितना पेज नंबर है? ओके, ताकि लोग सिर्फ आंसर बोलने से नहीं लिखे, दे शुड बी कन्विंस्ड। ये रिविजन शुड बी अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन। हैव अ लुक, 251, 14 मिल गया ना? चेक कर लीजिए प्लीज। डिड यू गेट 14? यस यस, देखो देखो 14 है, यहां करो ग्रेटर इक्वल 14। और फैक्ट्रीज एक्ट में क्या था? फैक्ट्रीज में 15 लिखवाया था ना मैंने शायद। फैक्ट्रीज में क्या लिखवाया था? तो आज तुम क्या करो, एक दूसरे फिल इन द ब्लैंक की कल्पना करो। इन फैक्ट्रीज एक्ट इट इज डिफाइंड एज 15 और मोर एंड लेस देन 18। यहां लिखो मिनिमम वेजेस के इस पैराग्राफ और इस अंश में लिखो, इन फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट मेरे 247 में, आपके अलग नंबर भी हो सकता है, चेक कर लीजिए। चेक करिए प्लीज। डिड यू गेट इट एवरीवन? 15 वर्ड एडिट कर लिया आपने? मिनिमम वेजेस एक्ट में इट इज 14, फैक्ट्रीज में मैंने कितना में लिखवाया था? तो ये थोड़ा सा टिपिकल है। एंड प्लीज सुन के रखो बच्चों, कोड ऑन वेजेस एक्ट वेरी सून। जब आप एग्जाम दे रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो सकता है कोड ऑन वेजेस एक्ट आ जाएगा। तो कोई मेगा चेंजेस नहीं है, क्लब वब हुआ है कुछ एक्ट्स,
उसकी अमेंडमेंट वीडियो मिल जाएगी जब आप दे रहे हो एग्जाम, मे बी आफ्टर 5 months 4 months। तो कोड ऑन वेजेस एक्ट में थोड़े से चेंजेस होंगे, उसको हम लोग इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। मैं हर वीडियो में बोलते हुए चला हूं इस चीज को। चलिए, समझ में आ रहा बालिका? ओके, ये नई बच्ची, हिंदी में बालिका बोलते हैं ना। ये पढ़ के एक बार का कंफ्यूजन होगा। रीड पॉइंट जी, पॉइंट जी, पॉइंट जी। व्हाट आई फील, अगर सीएमए इंस्टीट्यूट तक कोई आवाज मेरी पहुंचा सके, पेपर्स आर वेरी इजी एंड सम क्वेश्चंस आर ऑब्सोलीट, उनको हटा देना चाहिए, इससे नॉलेज चेक नहीं हो रहा है। पता है, नॉर्मली हम लोग हमेशा फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं अकाउंट्स क्लास में, बट मेरे को याद आ रहा है बोनस एक्ट में ना वर्ड जो यूज हुआ था वो अकाउंटिंग ईयर यूज हुआ था। कैन एनीवन टेल मी द पेज नंबर ऑफ बोनस एक्ट? मिला अकाउंटिंग ईयर वर्ड वहां पर? तो आपको कन्विंसिंग लगना चाहिए, सिर्फ मेरे बोलने पर कि सर ने बोला अकाउंटिंग ईयर, हम भी टिक टिक करने थोड़ी आए हो। हमेशा लिटरेचर को, द प्रोविजंस को खोलकर मैच करो व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ एमसीक्यूज। वेयर आर वी? मैं पेज नंबर 240, लुक हियर। तो आपको सच में कन्विंसिंग लगेगा कि हाँ नहीं सर आप बोला था ये और ये दिख भी रहा है। 240 सेक्शन नंबर बताओ, और आगे जाऊं मैं भी। ये रहा एलिजिबिलिटी फॉर बोनस में देखो, इन एन अकाउंटिंग ईयर वर्ड आ रहा था। कैन यू गेट द वर्ड? तो सोचो इंस्टीट्यूट मैथ्स से इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ना कितना जरूरी हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और कंपनी लॉ भी मैंने एमसीक्यूज और ये सब आपको यहां से करवाया, एंड वेरी सून योर सोगा पार्टनरशिप एलएलपी भी हम लोग यहां से भी करने वाले हैं, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। सो आई एम रियली एक्सपेक्टिंग some of you are going to get 92 93 in CMA laws this time। हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। चलिए लंबा सांस। As per Companies Act, a director may be elected by small shareholders। कई लोग का पेंडिंग है पर बता देता हूं। स्मॉल शेयर होल्डर का मतलब जानते हो क्या होता है? हाँ सर, जिसका हाइट बिलो 5'2" हो। नहीं, यहां हाइट के अनुसार नहीं है, जिसकी शेयर होल्डिंग फेस वैल्यू अप टू 20,000 रुपीज होती है, जो 20,000 रुपया फेस वैल्यू का शेयर होल्ड करता है मैक्सिमम। तो बोलते हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर का एक सेक्शन है कि इन लोग अपॉइंट कर सकते हैं डायरेक्टर्स को, पर कितने स्मॉल शेयर होल्डर्स को नोटिस देना पड़ेगा अपॉइंटमेंट के लिए, तो ये 1000 और ये सब तो है, पर एक सेकंड आपको मैं ओरिजिनल लॉ दिखाता हूं। वो बुक जब आप मेरे से करोगे तो बेटर समझ में आएगा। तो यहां पर स्मॉल शेयर होल्डर्स के बारे में सेक्शन नंबर, ये देखिए आपको आंसर मिल गया होगा, अब आप पढ़ के बताइए। 1000 शेयर होल्डर्स, स्मॉल शेयर होल्डर्स रिक्वेस्ट करते हैं, या 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स विच एवर इज लोअर। तो मैं हर एमसीक्यू के लिए सिर्फ आंसर पुकार नहीं रहा हूं, आंसर दिखाकर जता रहा हूं कि हम लोग क्यों सही वाला मार्क कर रहे हैं। ये इंस्टीट्यूट मैट में भी है, वैसे ही मैंने अपने पर्सनल मैट की झांकी आपको यहां पर दिखलाई है। ओके, वेरी गुड। सो वी आर नाउ इन दिस पर्टिकुलर अंश कि स्मॉल शेयर होल्डर्स का आंसर क्या है बच्चों? आइडिया भी मिल गया स्मॉल शेयर होल्डर्स क्या होते हैं। पॉइंट आई, ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन, आई डोंट नो व्हाई। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी दैट कैन बी पेड टू एन एम्प्लॉय इज 20 lakhs। हम लोग पहले 10 पढ़ के अमेंड किए थे ना क्लास में हाथों हाथ, कि 10 तो पुराना फिगर इंस्टीट्यूट के कई मैथ्स में छपा हुआ था। 20 lakhs, इसमें लोग अभी भी मिस्टेक कर दे रहे हैं। वेरी गुड। नाउ उसी तरह ये क्वेश्चन हम लोग पहले आई करते हैं। खोलो, वॉल्यूम 1 लाए हो आप? कोई बात नहीं, आइए, शायद ऐसा ही कुछ है। पहले आई देखो एक बार। एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न पूरा बैकग्राउंड दे रहा हूं पहले। एनुअल रिटर्न एक फॉर्म होता है, एमजीटी 7 में जाता है हर साल विद इन 60 days ऑफ एजीएम। सर एक्स्ट्रा क्यों बता रहे हैं? ठीक, हो सकता है आपके असली पेपर में वो उसका वेरिएंट आ जाए। ये जो एमटीपी देते हैं ना, इनके पीछे एक उद्देश्य होता है कि इस जोन से आएगा। तुम लोग सोचते हो यही वाला आएगा, इस जोन से आएगा कि एनुअल रिटर्न विद इन 60 days ऑफ एजीएम और विद इन 60 days फ्रॉम द लास्ट डे ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, फाइल हो जाना चाहिए था। सर एनुअल रिटर्न क्या चीज है? इसमें देखो बैलेंस शीट में सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रहता है, एनुअल रिटर्न में फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दोनों टाइप के इंफॉर्मेशन यहां पर रहते हैं। एंड जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो एज ऑन द डेट ऑफ एजीएम जो स्टूड कर रहे होते हैं
वो वाले रहते हैं या एज ऑन द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर वाला रहता है? याद करके बताओ। आपको मैं यहां पर, एनीवन हैज वॉल्यूम 1 बाय चांस? आई हैव, आई डोंट नीड योर्स। जस्ट अ सेकेंड, आ जाओ। यहां पर देखो, एज ऑन द फाइनेंशियल ईयर रहता है ये जो इंफॉर्मेशन आप इसमें देते हो, और एनुअल रिटर्न में इस टाइप के इंफॉर्मेशन रहते हैं, देखिए। और ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी का एनुअल रिटर्न इज एमजीटी 7A, एमजीटी 7A अब्रिश्ड एनुअल रिटर्न। तो मैंने इनसे रिलेटेड पॉइंट्स भी आपको फिर से झांकी में यहां दिखलाया है। इस टाइप के इंफॉर्मेशन रहते हैं। पता है क्या दे देगा एग्जाम में? इनको दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा नहीं है एनुअल रिटर्न में। तो तुमको पता होना चाहिए था क्या है एनुअल रिटर्न में। तो रिवीजन तुम भी जब एमसीक्यू करेगा ना, सुनो अकेले में ऐसे जब पेपर्स, इसलिए कल मैंने क्या बोला, मैं कल जो एमसीक्यू का टेस्ट लिया था उसका आंसर हाथों हाथ नहीं दूंगा। उसमें से क्या होगा पता, बुद्धि तुम लोग का। अच्छा, 1 का क्या है ए, 2 का क्या है सी, ए 3 का बता डी। नो, आई डोंट वांट दैट टाइप ऑफ पढ़ाई। आई वांट तुम वापस उस रेलिवेंट अंश को खोलो, खुद अपने आप टिक करके दो। तुम लोग नहीं दिया, तुम लोग करो। कहां लाया? मैं अच्छा करवा दूंगा। ओह गुड। साइनिंग में आइए, 1+1 होता है। और जहां ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी में, ओपीसी में भी और स्मॉल कंपनी में भी साइनिंग इज ओनली सीएस, एंड वेयर देयर इज नो सीएस देन डायरेक्टर। डायरेक्टर। तुम जो सीएस इन प्रैक्टिस बोल रहे हो वो अलग चीज होता है। एक अटैचमेंट इन एमजीटी 8 सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है कि डिटेल सारे सही हैं लिस्टेड कंपनीज में, एंड जिन कंपनीज के कुछ कैपिटल या टर्नओवर क्रॉस हो जाए। और एनुअल रिटर्न का वेबलिंक बोर्ड्स रिपोर्ट में जाता है, पूरा एनुअल रिटर्न नहीं जाता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अभी चलो मानते हैं पेपर का स्टैंडर्ड इजी आ रहा है, पर जब मौत आता है ना, बता के नहीं आता। तो वी नो डरा नहीं रहे, आपको बता रहे, डोंट डू दैट गंदा थिंग कि कई लोग सिर्फ इंस्टीट्यूट के पीछे वाला ही करके जाते हैं। उसमें आप पास तो हो जाएंगे, पर इफ यू आर टारगेटिंग ऑल इंडिया फर्स्ट सेकंड थर्ड विच सम ऑफ यू आर केपेबल, जैसा हमने किंजल अजमेरा के केस में बोला था, अभी भी अब ज्यादा नाम लेके नहीं बोलेंगे, तो सम ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू, यू शुड ऑल्सो रिवाइज दीज थिंग्स। और इसीलिए देखो, बुक की मार्किंग ऐसी होनी चाहिए, अलग अलग कलर्स से। ऐसा है, अगर आपकी बुक ने होली खेला है तो आपके जीवन में सुनहरे रंग बिखरेंगे। अगर आपने सिर्फ पेंसिल कलर से अंडरलाइन किए, पेंसिल के, तो जीवन भी छाई कलर का हो जाएगा। ये बोलती है, ये बोलती है, ये बच्ची बोलती है। आइए, तो चलिए अब हम लोग वापस कहां से कहां चले गए, जाना पड़ता है कई बार जीवन में इधर उधर। लुक हियर, द एनुअल रिटर्न शैल बी साइंड बाय, ओपीसी या स्मॉल कंपनी होता तो साइन कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी साइन किया था, वो नहीं होता तो डायरेक्टर करता। हाँ हाँ, द टर्म फैमिली इन डिफाइंड इन ईएसआई डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं आता है? मुझे लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है। फैमिली वर्ड को दिखाओ, फैमिली वर्ड दिखाओ, फैमिली वर्ड दिखाओ प्लीज। वेयर इज द टर्म फैमिली? अरे भूल गए, ये ईएसआई है, वहां फैमिली में क्या नहीं आता। इनके 2 क्वेश्चंस रॉन्ग है। अच्छा, मैं वापस आऊंगा के में। कैन आई कम टू एम फर्स्ट? एम फॉर मंकी। अनपेड, रुको रुको, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। द अनपेड सेलर हैज द फॉलोइंग राइट्स अगेंस्ट द गुड्स एक्सेप्ट। अच्छा, गुड्स के अगेंस्ट में क्या होता था? लिएन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ये तो नहीं होगा। डैमेजेस गुड्स से कैसे मांगेंगे? डैमेजेस तो बायर से मांगते हैं। तो ये है एल वाला, तो एमजीटी 7 है, सबको ही पता है। और अगर ओपीसी और स्मॉल कंपनी का होता तो एमजीटी 7A होता, अब्रिश्ड एनुअल रिटर्न। तो हम लोग वेरिएंट क्वेश्चन जो आ सकता है वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अंडरस्टूड? राइट। एन इज वेरी बेबी टॉपिक। एन फॉर नॉटी बच्चे लोग, देखो, स्टार्ट डूइंग इट। एन, एन में आइए। एन तो बहुत इजी है। बच्चों बताओ, एम हो गया, NOP बताइए।
Start reading, everyone. Question O is wrong. Question O wrong है. Question O में एक ऑप्शन होना चाहिए था 30 days का. Yes. Question O wrong है. देखते हैं. ये 30 डेज लिखा तुम लोगों ने. हाँ भी मैंने पढ़ाया नहीं वो चैप्टर ही. नहीं आई हैवंट डन. ओह हाँ या फाउंडेशन में था क्या ये. ओह वही है. ये 30 डेज होगा. ये हम लोग पढ़े नहीं अभी तक. सेक्शन नंबर 12 में लिखा होता. तुम लोग करेक्शन कर लो. अब ये कोई को नहीं पता डिविडेंड नहीं अलाउड होता है सेक्शन 8 कंपनी को. दैट वाज सो सिंपल. Which of the following is not a principle of 7 principles of public life? क्यों का कोई बताओ. क्वेश्चन पढ़ो. I did not expect. तुम लोग सब रॉन्ग किए हो. Which of the following cannot be transacted through postal ballot? अगर आपको याद हो ऑर्डिनरी बिजनेस वाले मैटर्स एंड जिन मैटर्स में डायरेक्टर्स लोग को सुना जाता है तो ऑर्डिनरी बिजनेस वाले मैटर्स है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. लिखो गुड. तुम लोग बहुत लोग भूले हो. सर एक बार आप दिखाएंगे ये मेरे को. अच्छा आई विल शो इट टू यू वॉल्यूम 1 के अंदर क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो हम लोग बहुत एक कॉम्पोजिट तरीके से रिवीजन कर रहे हैं. लुक हियर पोस्टल बैलेट समथिंग कॉल्ड पोस्टल बैलेट. लुक हियर बॉयज एंड गर्ल्स. ये देखो बच्चों फुल पेज. पढ़िए प्लीज. देखिए फुल पेज रहने दीजिएगा 2 मिनट. लिखा है अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस एंड दोज मैटर्स विद डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स आर टू बी हर्ड. ये भी पोस्टल बैलेट से नहीं हो सकता है. तो आप देखोगे ये एमटीपी में दिया. रियल में भी सेम टाइप के क्वेश्चंस उन लोग दे देंगे. रिमेंबर दिस. ओके आंसर तुम आप बताओ. पहला वाला यस. चलिए which of the following is not a principle out of the 7 principles of public life? Yes, I know the question is wrong. They have not printed the question. Question wrong है पर हम आपको दिखाना चाहेंगे. ये देखिए ये है लेआउट है ना. एथिक्स की किताब थी मतलब आपके इंस्टीट्यूट की किताब. इसमें एथिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूं तो इसलिए मैंने पहले से रंगीन करके रखा है बहुत कुछ. अब कई बच्चे बोल रहे हैं आपकी किताब मिल सकती है जो अंडरलाइन की हुई है. जरूर मिलेगी. कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छा लिखिए. ओके एथिक्स मिला आपको. ये इंस्टीट्यूट के मैथ से होगा. ये देखिए मैं आपके लिए तैयारी कर रहा था इन दिनों. एवरीथिंग कलर्ड फॉर यू. यहां पे देखिए 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ. कौन सेट किया था वो नाम वाम लिखा हुआ है. और ये देखो ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपको. तो अभी जो क्वेश्चन है उसको मैच करो. ये है क्या. अच्छा पहले ओ सॉइल यूज करता था क्या. ये सारे तो दिए हुए सारे तो प्रिंसिपल्स आ रहे हैं. इन्होंने चारों जो दिया है ऑनेस्टी है क्या अपने में. नहीं नहीं अरे जो क्वेश्चन में क्या दिया है. हार्मोनी नहीं है ना. तब हार्मोनी नहीं है. क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है. हार्मोनी इज द प्रिंसिपल. मैं तो काम है कंफ्यूज करने. एच से एक तुमको आइटम दिखाई दिया है पर वो हार्मोनी अपने लोग का कहीं है क्या. ऑनेस्टी है तो हार्मोनी इज द कॉन्सेप्ट विच इज आउट. तो क्वेश्चन इज नॉट रॉन्ग. आंसर इज हार्मोनी इज नॉट अ प्रिंसिपल. हाँ
मैं दे रहा हूँ वापस मार्किंग वाला कॉपी भी। हाँ ये हमको रात को ही मिला एक्चुअली इंस्टीट्यूट के साइड से मिला। हार्मोनी इज नॉट अ प्रिंसिपल। तुम एक काम करो, राइट हियर 7 प्रिंसिपल्स, क्योंकि एग्जाम में फिर से ऐसा केस होगा। हार्मोनी में लोग फंस गया क्योंकि लोग एच याद करके आया था पर एच से ऑनेस्टी निकला। सो दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वेरी मच नेसेसरी। यानी पता है सीएमए वालों को क्या करना चाहिए, आफ्टर वी कोचिंग सेंटर्स टीच यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जो भी हम लोग से और टेस्ट लीजिए आप लोग, मतलब हम लोग को बोलिए टेस्ट लेने के लिए, उससे क्या होगा प्रैक्टिस से आपकी बड़े बड़े प्रोविजंस और जल्दी रिवाइज हो पाएंगे। इधर आओ, ये भी देखा हुआ लग रहा होगा आपको, आर और एस और टी। चलो ये तो बचपन से आप देखते आए हैं, ऐसा होता है। ऐसे तो तुम बोलोगे एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर वॉइड एग्रीमेंट्स, याद है बचपन में पढ़े थे। बट कभी कभी अगर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन 2 years और वो भी सेम लोकेलिटी में बोला है, इट अपीयर्स टू बी वैलिड। एथिक्स आर सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स दैट गाइड अ पर्संस बिहेवियर। होगा बिहेवियर होगा, चेक कर लेते। नहीं नहीं चेक कर लेते। एथिक्स आर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, बिहेवियर ही लग रहा है, that guide a person's behavior। देखो जब आप इंस्टीट्यूट मैथ में पढ़ोगे, एथिक्स आर सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स दैट गाइड अ पर्सनस बिहेवियर। बिहेवियर को टिक करो। कोई बात नहीं, अभी तो तुम्हारा सिलेबस पूरा हुआ नहीं है, स्टिल यू आर एबल टू डू सो मच। नाउ पॉइंट टी, गुड लिखो। स्टेट द शेड्यूल प्रोविजंस ऑफ विच डिटरमिन्स द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एलएलपी। फर्स्ट शेड्यूल में एलएलपी के फर्स्ट शेड्यूल में म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स दिया हुआ है। हाँ, I'll answer a query, yeah. आइए, so एक सेकेंड, कैन एनीवन टेल मी एलएलपीज का पेज नंबर्स? कैन एनीवन टेल मी एलएलपी का पेज नंबर? मैंने एलएलपी के अमेंडमेंट्स भी आपको बताए थे। मेरे एलएलपी के मैराथन को जरूर देखिएगा। एलएलपी का मैराथन बहुत अच्छा हुआ था, पार्टनरशिप के साथ हुआ था, डू नॉट मिस इट। 1 मेरे शायद अलग होंगे थोड़े से पेज नंबर्स। लुक हियर एवरीवन, छोटी छोटी चीजें, लुक हियर। ये देखो, एक दो एमसीक्यू और आ सकता है, उसको भी तुम लोग अच्छा जगह नोट करना। फिर जब हम इंस्टीट्यूट से एलएलपी का क्वेश्चंस करवाएगा उसमें हम इनकॉर्पोरेट कर देगा। एलएलपी का जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, वो फॉर्म नंबर 2 लिखा हुआ दिख रहा है आपको बुक में, बट एक्चुअली में रुको, ये बुक का आंसर है। हम लोग क्या पढ़े थे, एलएलपी का जो इनकॉर्पोरेशन होता है वो कैसे होता है भाई, कौन से फॉर्म से होता है? फिलिप फॉर्म, याद आ रहा है आपको? फिलिप फॉर्म के थ्रू होता है। दैट इज एक्चुअली द राइट आंसर। बट बाई चांस इंस्टीट्यूट को मैंने देखा इन लोग पुराना आंसर को ऑप्शन में दिख देते हैं, तो जैसे कि नजर डाल के रखो। आई हैव सीन सच मिस्टेक्स। फिलिप फॉर्म हम लोग लिखते हैं। उसके बाद एलएलपी अग्रीमेंट का फॉर्म, ये अलग, ये राइट है, इसमें फिलिप फॉर्म नहीं होगा। एलएलपी अग्रीमेंट जो होता है, जो हम लोग आपस में जो, वो फॉर्म 3 में जाता है आरओसी के पास, विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आर मेंशन्ड एज पर द फर्स्ट शेड्यूल टू एलएलपी एक्ट। तो ये चीज याद रखना। और एक आपको गंदा टेक्निक बता रहे हैं, मोस्ट ऑफ द फाइलिंग, जब कभी डेज भूल जाओ और कुछ लिखना ही हो तो 30 days के अंदर चले जाते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। कल भी काम आया क्या? वाह। और ये एलएलपी का जो अग्रीमेंट है, दिस इज इन फॉर्म 3। पर मैं इसके खिलाफ हूं कि एलएलपी की इनकॉर्पोरेशन के लिए फॉर्म 2 यूज हो रहा है, वो मैं उसके खिलाफ हूं। मेरा आंसर आज भी फिलिप फॉर्म है। सही, ये सब कहां मिलेगा? अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं तो भी आप मेरे ही हैं अब, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो आप मैराथन रिविजन्स मैंने प्लेलिस्ट कॉलम में है, ओके, वहां देखिएगा। पार्टनरशिप एंड एलएलपी आर क्लब टुगेदर। डिड यू फाइंड दिस एवरीवन? वेरी गुड। सर और क्या करना है मुझे? मैं आ रहा हूं, मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट, अब ये देखो सेक्शन ए, प्लीज आपको पैटर्न देखना होगा। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन थे, एंड जस्ट इमेजिन, मैं आपको जेन्युइनली बोलूं, 20 में से 17 इजी थे
तीन थोड़े से सोचने वाले थे, लाइक जैसे ये एक पेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है हमारा और आपका, द टर्म फैमिली डज नॉट इंक्लूड, तो मेरे हाथ में बुक है, फैमिली में स्पाउस आता है, वो तो भाई लोग बोल रहे नहीं नहीं उसके बिना जिंदगी कैसे होगा, फैमिली में बच्चा आता है, माइनर, लेजिटिमेट और एडॉप्टेड चाइल्ड, सर वो भी है। फिर लिखा हुआ अ चाइल्ड हु इज डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग्स एंड हु इज रिसीविंग एन अनमैरिड डॉटर, सर वो भी है। ऐसे करके बहुत सारे लंबे लिस्ट दिए हुए। हाँ यस, सिस्टर नहीं है, अल्टप्पा में वैसे लोगों का राइट हो गया। अंडरस्टूड? आई थिंक दिस क्वेश्चन शुड नॉट हैव बीन गिवन, मतलब उपाय नहीं, अब हम लोग कौन होते हैं इन लोग को बोलने के लिए, पर ये सब कुछ इतने गंदे वाले हैं कि एक बार प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। एक लोग और फंसे थे 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ में, एच शॉर्टकट में तो था माइंड में उनके, पर वो ऑनेस्टी था, यहां पे हार्मोनी देकर कंफ्यूज कर दिया। ओके वेरी गुड। अब हम लोग सेक्शन बी में आ रहे हैं, प्लीज सेक्शन बी का लैंग्वेज पढ़ो। You are required to answer all the questions. Each question carries 2 marks. Each question is followed by a space where you are required to type your answer. एक क्वेश्चन पढ़ो एक बार जल्दी से। लीजिएगा प्लीज। अब स्टूडेंट पूछता है सर इस टाइप के आंसर्स को कैसे टाइप करना चाहिए, तो मैंने ना एक फॉर्मेट आपको लाया हूं, I'll just show it to you, wait. ये दिसंबर 2021 का सोल्यूशन है पेपर का। लुक हियर, इसको ये लोग बहुत शॉर्ट में टाइप करते हैं, जैसे इतना सही। वेट वेट वेट, ये पैटर्न अलग है, ये लोग भी तो पैटर्न बहुत बार चेंज करते हैं। These are not long answers, these are not long answers, I am telling you. किसका? Within 30 days, नहीं, within 30 days from incorporation, a company must have registered office, बस यही इन लोग बोल रहे हैं। You don't have to write long, 6 मार्क्स में से बड़ा आंसर्स आपको लिखना है। Yes, that's the pattern for an education. Within how many days from the date a company should have, और वो स्पेस दिया हुआ रहेगा, उसी स्पेस में आंसर लिखना है आपको। नहीं, इतना गंदा भी नहीं। A company should have registered office within 30 days from incorporation. हाँ, वन लाइनर, यानी कि सोचो एक वर्ड के लिए 1 मार्क्स था, इतना वर्ड सेंटेंस लिखा, 8 वर्ड दिया उसमें, तो हमको बताइए लोग कितना इजी सब्जेक्ट है ये, मतलब जेन्युइनली तुमको नहीं लग रहा है, मतलब जिस लेवल का हम लोग पढ़ते हैं, दिस इज मॉडल टेस्ट पेपर, मॉडल, और हम जो सोल्यूशन दिखा रहा था वो दिसंबर 2021 का था। ओके, so within how many days they should have? Within 30 days from incorporation. Section number 12. What does meta ethics deal with? अभी तक मैंने आपको करवाया नहीं, हाँ मैं फिर भी आपको एक बार यहां पर आंसर दिखलाता हूं। What does meta ethics deal with? ताकि जिनके एग्जाम्स हैं और वो देखना चाहें तो they can also follow. What does meta ethics deal with? नो यहाँ एथिक्स में एक्स्ट्रा है, सिर्फ फाउंडेशन पढ़ने से नहीं चलेगा बच्चों, वो छोटा सा था, ये मोटा है थोड़ा सा, एंड यू शुड नॉट लीव, आता है यहां से भी 7-8 मार्क्स का। ये देखिए मेटा एथिक्स का लिए इतना सा लिखना है, मेटा एथिक्स डील विद द नेचर ऑफ मॉरल जजमेंट, यानी सही और गलत बताएगा बस, अंदर क्या क्या लॉजिक है वो नहीं देगा, ये सही है ये गलत है। इट डील्स विद द नेचर ऑफ मॉरल जजमेंट, समझ में आ रहा है? इसलिए आपको बहुत अंदर से पढ़ के रखना पड़ेगा। मेटा एथिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ मॉरल जजमेंट। कम टू द नेक्स्ट वन, व्हाट आर द वर्किंग आवर्स फॉर फीमेल चाइल्ड? बहुत गंदा क्वेश्चन पूछा है। इन एनी फैक्ट्री अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, सुबह 8 बजे से 7 बजे तक। विमेन वर्कर नहीं पूछा, फीमेल चाइल्ड। अब असली एग्जाम में क्या करेगा इन लोग, यानी इन लोग, हम आपको ट्रेंड बता रहा है मतलब एक्सपीरियंस से, उसी का वेरिएंट क्वेश्चन डाल देता, फिर बोलेगा हम लोग तो एमटी में भी दिए थे आपको सजेशन, तुम लोग सोचते हो सेम आएगा, ये नहीं आएगा, इसी का वेरिएंट आ जाएगा। अब जैसे ये रहा, फीमेल चाइल्ड का वर्किंग आवर्स आप देखना चाहेंगे, नहीं, हाँ उसी पीरियड में कर सकता है। पेज नंबर बताओगी? तो मेरा 190 के आसपास या 180 के आसपास होगा, ताकि आपको कन्विंसिंग लगे कि सिर्फ जो मैं बोलूं उस पर रिलाई मत करिए, एक बार देख लीजिए, नजर डालो, ये कौन सा चल रहा है? यही चल रहा है। ये देखो,
वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन लिखा हुआ है, चिल्ड्रन के लिए नॉर्मली 4.5 आवर्स इन एनी डे और नाइट होता है, बट लिखा है नो फीमेल चाइल्ड विल बी अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री. हाँ, अब लिखा अलाउड नहीं, पूरा पढ़. एक्सेप्ट बिटवीन यानी कि काम कर सकते हैं 8 से 7 बजे तक. अब इसी का वेरिएंट क्वेश्चन जो आने वाला उसकी भी तैयारी करके रखते हैं. एग्जाम में आएगा विमेन वर्कर्स का टाइम बताओ. विमेन वर्कर्स का टाइम है 6 AM टू 7 PM. कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट ऑथोराइज कर देता है उनको रात के 10 से 5 बजे भी काम करने के लिए, फिशिंग इंडस्ट्री और में. तो तुम लोग क्वेश्चन समझ गया. विमेन वर्कर्स आने से 6 से 7 है, फीमेल चाइल्ड होने से 8 से 7 है. तो इस टाइप की चीजें, ये जो वर्किंग आवर्स वाले क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यू मस्ट रिमेंबर. और यंग चिल्ड्रन जो होते हैं ना, जो 14 इयर्स कंप्लीट नहीं किया है, उनको तो वर्क करना अलाउड ही नहीं है. ओके, पक्का समझ में आ रहा है. तो ये सारी चीजें छोटी छोटी. और वर्किंग आवर्स अगर पूछ लेता है ना, एडल्ट वर्कर का मैक्सिमम 9 आवर्स पर डे, 5 घंटा से ज्यादा कंटिन्यूसली नहीं काम करे वरना हाफ आवर रेस्ट दे. वीक में 48 आवर्स है, पर डे वाला इज मैक्सिमम 9 आवर्स पर डे. आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन हाउ द थिंग्स आर टेकन इट्स शेप? पक्का? चलिए सर, अच्छा लगा. नाउ कहां है हम लोग? फीमेल चाइल्ड वाला क्वेश्चन में हम लोग एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पढ़ लिया, विमेन वर्कर्स का भी पढ़ लिया, और हम लोग वर्किंग आवर्स वाले डे में सब 8 आवर्स लिख के आते हैं. डे का एमसीक्यू अगर आएगा तो 9 आवर्स है. इंडस्ट्रियल लॉ अगर आप उस मेरे रिवीजन लिंक को फास्ट फॉरवर्ड करके सुनो ना, बहुत अच्छा रिवीजन होता है. या मेरे मार्किंग्स भी अगर आपने अच्छे से लिए तो भी आपको फिर वीडियो देखने की दरकार नहीं पड़ेगी. नाउ what shall an employer do in case there is a dispute as to the amount of gratuity payable to employee? तो dispute अगर होता है तो कौन सल्टाता है? रुक जाइए, देखेंगे ग्रेचुटी एक्ट में, ये लास्ट में दिया हुआ होगा. नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आया, हम लोग 2-3 क्वेश्चन पहले एक साथ उठा रहे हैं. प्रोसीड्यूर ऑफ शिफ्टिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द सेम स्टेट, ये आप लोग का नहीं हुआ है, कई लोग का भी, बट अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ अनदर आरओसी. यानी एक ही स्टेट में जब 2 आरओसीज होते हैं, सर एक स्टेट में 2 आरओसी, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, मैंने फर्स्ट बेसिक क्लास में बोला था, वहां एक ही स्टेट में 2 आरओसी है. सपोज तुम चेन्नई में था पहले, तमिलनाडु में, अब तुम चेन्नई से कोयंबटूर चला गया, तमिलनाडु में, तो इन द सेम स्टेट यू चेंज योर रजिस्टर्ड ऑफिस बट द जुरिस्डिक्शन ऑफ आरओसी चेंज्ड. तो ऐसे सिचुएशन में एसआर इन जीएम लगेगा प्लस रीजनल डायरेक्टर का कंफर्मेशन. हम शॉर्ट आंसर भी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी आपने किया भी नहीं है. इज इट ओके? एसआर इन जीएम किसका? हाँ, ये रात को हुआ है, मिल जाएगा जैसे आज उस वाले का मिला. एसआर इन जीएम, आई नो, एसआर इन जीएम प्लस रीजनल डायरेक्टर कंफर्मेशन. ओके, नेक्स्ट देखिए पॉइंट 5, इंप्लाइड अथॉरिटी क्या होता है? ये तो पता होगा. एक क्वेश्चन में छोड़ के आया हूं, अभी मैं इंडस्ट्रियल लॉस के क्वेश्चंस एक साथ खोलूंगा बुक में. व्हाट इज इंप्लाइड अथॉरिटी? किस एक्ट, किस चैप्टर का बात हो रहा है? कैन एनीवन इंप्रेस मी? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. That partners have the implied authority to do certain things and the acts which are within implied authority bind the other partners and the firm. उसमें एक BSF रूल आया था, याद आ रहा है आपको? दिखाऊंगा भी. What are 2 types of negotiable? नहीं, क्वेश्चन पढ़ो, फंसोगे आप लोग. What are 2 types of negotiation in negotiable instruments? क्वेश्चन पढ़ो. नहीं, क्वेश्चन पढ़ो, ये अलग है. हाँ, मतलब ये वेरिएंट. नेगोशिएशन एक होता है नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, इफ इट इज अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट, हम किसी को देंगे उसका हो जाएगा. और एक होता है नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट, इफ इट इज पेबल टू ऑर्डर और मुझे किसी को ट्रांसफर करना है तो मुझे इंडोर्स करना पड़ेगा. ये हेडिंग आपने नहीं पढ़ा था, कॉन्सेप्ट पढ़ा था. बट नेगोशिएशन 2 टाइप के होते हैं, नेगोशिएशन बाय डिलीवरी एंड और एक क्या है, नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट. नेगोशिएशन बाय डिलीवरी कहां पिक्चर में आता है बताओ? इफ इट्स अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट. और जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में व्हाट कम्स इनटू पिक्चर? नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट. इज इट फाइन? क्वेश्चन
खुश हो जाओगे? Condition is a clause in the sale of contract of sale which is essential to the main purpose of the contract. याद है? मेन वारंटी क्या होता है? वारंटी इज कोलैटरल टू द, इट इज अ क्लॉज. ओ अच्छा, नहीं वही वाला तो है. पक्का पढ़ के देखिए. इसेंशियल वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हाँ हाँ, इज इट ओके? चलिए, वेरी गुड. चलिए अगर ऊपर जाते हैं, ग्रेचुइटी एक्ट का पेज नंबर मिला? डिस्प्यूट वाला क्या पेज नंबर है मुझे भी बताइए. ओ वाओ, करवाए थे बेगुनाहों में. ग्रेचुइटी एक्ट में एक लाइन का आंसर अगर याद आ जाए, मेरा मार्किंग है, देखिए जोर से बोलो, है नहीं है? कंट्रोलिंग अथॉरिटी बोल के एक अथॉरिटी होता है, दे विल डिसाइड द डिस्प्यूट इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट. इतना सिंपल है दैट एम्प्लॉयर विल अप्लाई टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी विल डिसाइड द डिस्प्यूट इन केस ऑफ डिस्प्यूट. पूरा 8 लाइन नहीं लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन है. सो लैंग्वेज याद रखिएगा. अगर डिस्प्यूट हो जाए ग्रेचुइटी एक्ट में, तो इस एक्ट के अंदर भगवान कौन है? कंट्रोलिंग अथॉरिटी. कंट्रोलिंग अथॉरिटी विल बी डिसाइडिंग द डिस्प्यूट. रिमेंबर. अच्छा, एग्जाम में यू कैन नॉट राइट. आज तो कीर्ति बाजी मार रही है, तुम पढ़ के आइए कल. गुड, खुश कर दिया. ओ शी वॉज एन एक्सपर्ट इन इंडस्ट्री. याद है, बहुत बहुत पढ़ती भी थी तभी. अच्छा, एग्जाम में एसआर इन जीएम नहीं लिख सकते हो, सर तो ओआर लिखेंगे. स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, ये जीएम प्लस भी नहीं लिख सकते हो, पूरा आपको एंड लिखना होगा. ये मेरा, मैं लिख सकता हूं आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए ज्वाइन नहीं किया था, सोच रहा हूं आप कर लूं बच्चों. अच्छा, एक डिग्री आ जाएगा. आपको बोलेगा झूठ लिख दीजिए. नहीं, क्यों लिखूं झूठ? नहीं, जरूरी नहीं है. AIR1, हम लोग टीचर्स ही बैठे हैं, तो AIR1 हो जरूरी नहीं है. AIR1 के लिए बहुत अलग मेहनत. सीएमए, हाँ वो सोच रहे. मैं अकाउंट्स नहीं आता ना, भूल गए. अब आओ, ये आओ, देखो आगे बैठिए कहाँ, ताकि पीछे बढ़ गए. देख सामने टकला बैठा है, सर बैठे. चलिए, YouTube में दूसरे बच्चे भी देख रहे हैं. दे आर नॉट लाइकिंग जोक्स, दे आर वेरी सीरियस एंड अटेंटिव. सॉरी फॉर हर्टिंग योर सेंटिमेंट्स, प्लीज. ओके. अरे क्या हर्ट हो गया? थोड़ा सा बात कर लिए तो करो. पॉइंट आई. Within how many days shall the particulars of designated partner be filled in? कौन सा चैप्टर का है पहले वो बता दो. थैंक गॉड, वरना कई लोग तो बाहर आके बोलते हैं हमको अपोजिशन करना है इंस्टीट्यूट के खिलाफ. कौन सा चैप्टर का था इन लोग का? LLP पढ़ना पड़ता है. जेन्युइनली बताओ, तुम लोग मेजॉरिटी क्वेश्चंस देखे हुए हैं ना? एंड ये भी मेरे को पता है दैट अभी अगर बैठाए ना यहां तक तुम लोग को 40 में, आई विल नॉट से 40 मिल जाएगा बिकॉज सम ऑफ चैप्टर्स यू हैवंट डन, बट यू आर इन अ पोजीशन टू गेट 30 to 33, यानी 80% मार्क्स तो तुमको आज आ रहा है. तो आप भी सोचिए, आपका उस एग्जाम तक तो निश्चित बहुत अच्छा होने वाला है. नहीं, इससे और इजी आएगा ना. अब हम लोग तो बहुत, कल वाले पेपर से इजी नहीं लग रहा है. कल वाले पेपर में सोचना पड़ रहा था जो मैंने पेपर सेट किया था. अच्छा, व्हाट इज द ethical operation of a company related to, I'm not doing it now because you haven't done. ये डायरेक्ट टॉपिक कहां पर है? एथिक्स चैप्टर में. पर ये वाला दिखा देना चाहता हूं. Within how many days the particulars of designated partner be filled in? Now इसको दिखाने के पहले मैं आपको एक चीज बताऊं. डेजिग्नेटेड पार्टनर्स LLP में क्या होते हैं? हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लीगल कंप्लायंसेस. और कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए? 2, जिनमें से एक कौन हो? रेसिडेंट इंडिविजुअल. और रेसिडेंट का डेफिनेशन भी चेंज हो गया है. 182 की जगह 120 डेज और मोर वाला कॉन्सेप्ट आ गया है. सो वापस बोलिएगा, रिवाइंड कर लीजिएगा, यूट्यूब पर रहेगा ना वीडियो. नाउ वेट, LLP में चलते हैं हम लोग. आज नया चीज क्या देखे थे? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज LLP के फॉर्म नंबर 3 में जाता है. एज पर द फर्स्ट शेड्यूल टू LLP जाता है. उसी में, कैन एनीवन टेल मी पेज नंबर एक्सपर्ट? ओके, हाँ LLP का तो मुझे चाहिए. लुक हियर, डेजिग्नेटेड पार्टनर. अब देखो, कई लोग बोलते हैं पूरा इंस्टीट्यूट की बुक से क्यों नहीं पढ़ाते?
यहां अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, तो वी हैव इनकॉर्पोरेटेड द अमेंडमेंट्स. इधर देखो, इंडिविजुअल अपना कंसेंट देगा कि मैं रेडी हूं डीपी बनने के लिए, फॉर्म नंबर 9 में. Particulars of an individual who has given his consent will be filed in form number 4. The individual who has given his consent shall file his consent in form 2. हाँ, कल फोटो भेजा था कि काम आएगा. एंड देखो, मुझे कहीं भी साइलेंस प्लीज, देखो कहीं भी टाइमलाइंस दिख नहीं रहा कितने टाइम के अंदर जमा होना चाहिए कंसेंट ऑफ डीपी. एक पेज घुमा के चेक करिए प्लीज. Start doing. रेसिडेंट इंडिविजुअल एक को होना पड़ता है. फुल पेज. लेआउट. एक्चुअली ये जो कंसेंट होता है ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ जाता है. जो फिलिप फॉर्म जमा देते हैं ना, उसी के साथ ये फॉर्म का डिटेल्स भी चला जाता है. तो इट इज फाइल्ड विद द फिलिप फॉर्म. एज सच कोई डेज यहां पर लिखा हुआ नहीं है. विल स्टिल चेक एंड रिवर्ट. ओके, क्योंकि ये जो फॉर्म है विद इन हाउ मेनी डेज द पर्टिकुलर्स, यूजुअली हम लोग बोलते हैं विद इन 30 डेज, पर यहां पर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि डेज, कहीं भी इंस्टीट्यूट मैट में भी डेज क्लियरली मेंशन नहीं है. ठीक है, चलिए. नाउ कम टू लॉन्ग क्वेश्चंस. आंसर एनी 4 आउट ऑफ 6, यानी चॉइस आता है. यस, अब मैं आंसर्स बताऊंगा नहीं, सिर्फ बताऊंगा ये टॉपिक पढ़ें. द प्रोसीड्यूर टू रिवोक एन ऑफर. कैसे कैसे, इसमें आप वेज भी बता सकते हैं रिवोकेशन का, इसमें और कोई तो ऑप्शन है नहीं. डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. मैंने टैबुलर डिफरेंस पढ़ाया था आपको, यू रिमेंबर? देखेंगे, अभी देखेंगे. राइट्स, अलग अलग क्वेश्चन जब पढ़ते हो ना, तो ऑलवेज ट्राई लेआउट, ऑलवेज ट्राई टू स्प्लिट इट. राइट्स भी पूछा है, लाइबिलिटीज भी पूछा है माइनर. एक है बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी और एक आफ्टर अटेनिंग. द प्रोसीड्यूर ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ कंपनीज एक्ट, स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग पास करना पड़ता है. ये पढ़ोगे तुम लोग मेरे से, जब आर्टिकल्स ऑल्टर करना होता है. एंड ऑल्टरेशन के समय एक चीज ध्यान रखना पड़ता है, इट कैन नॉट गो, वेरी गुड, बियॉन्ड मेमोरेंडम, बियॉन्ड कंपनीज एक्ट. इट कैन नॉट हैव एनीथिंग अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट. दिखा देता हूं, चारों क्वेश्चंस दिखा देता हूं. नेक्स्ट देखो, ये सब कितने मार्क्स का एक एक क्वेश्चन? अरे बाबा, 6. ओ माय गॉड. नेक्स्ट देखते हैं. स्टैब्लिशमेंट्स, जिनके चश्मा उन लोग कई बार, सॉरी सलोनी, कई बार क्वेश्चन रॉन्ग पढ़ लेते हैं, मतलब एग्जांपल है. ओ हाँ, स्टैब्लिशमेंट्स ऑन विच ईपीएफ इज नॉट एप्लीकेबल. हम सारा करवा रहा है, पहले आपको रीडिंग करवा दे रहा है. वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन. पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, सब दिखा देगा. देखा हुआ है ना, फैक्ट्री में आ सकते हैं, कुछ सीज करके ले जा सकते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. कल को एक्सीडेंट हुआ तो पता करना होगा ना एक्सीडेंट कैसे हुआ है. हाँ, इतना डायरेक्ट आता है. तभी तो बोल रहे सीए के बैच के संग अलग है ये, सीए में ऐसा नहीं आता है. वुमेन डायरेक्टर के बारे में बताइए. सर क्या बताएं, वुमेन डायरेक्टर्स आर ब्यूटीफुल. नो नो नो, कंपनीज एक्ट में वुमेन डायरेक्टर कब रखना पड़ता है उसके बारे में, कितना रखना पड़ता है उसके बारे में गिनती है. हाँ, पर कौन सी कंपनीज में वो याद करना होगा. लिस्टेड में हमेशा रखना पड़ता है, एंड कुछ अनलिस्टेड कंपनीज होती है जिसकी पेड अप कैपिटल कुछ करोड़ों के ऊपर या टर्नओवर कुछ करोड़ों के ऊपर. तुम लोगों का अभी नहीं हुआ हुआ है, जो बैच मेरे सामने बैठा हुआ है. हाँ हाँ हाँ, पढ़ा दूंगा. ओ, लिंक दे देता हूं तुमको भी. रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, बिना पढ़े बताओ
ये भी नहीं हुआ है तुम्हारा। एक चीज देख रहे हो मैं क्या ऑब्जर्व करा रहा हूं, ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस, सब कोई क्या करते हो, सीए वाले बैच के संग सिर्फ सेक्शन 122 तक पढ़ते हैं, ये सारे पीछे वाले सेक्शन है जो ज्यादा लॉन्ग में आ रहे हैं। ओ मतलब वो जो पीछे वाला डायरेक्टर्स का सेक्शन है उसको अच्छे से करना है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, दे आर ऑलवेज गिविंग पीछे वाले एरिया से लॉन्ग क्वेश्चंस। रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर क्या होता पता है, सर आप फोन कर दिया वो सेक्रेटरी को नहीं आएंगे कल से, नहीं नहीं नहीं, रिटन नोटिस उसको देना पड़ता है कंपनी को, फिर बोर्ड क्या करता है, कंपनी का बोर्ड उसको आरओसी के पास जमा दिलवा देता है कि एक डायरेक्टर हमारा चला गया। सेम, हाँ। वन क्वेश्चन, डिड यू गेट इट एवरीवन? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे सुनो, नाउ लिसन टू मी, अब हम लोग इसमें एक एक करके जाते हैं। रिवोकेशन ऑफ ऑफर का आंसर देखेंगे, इंडेमनिटी गारंटी भी देखेंगे। चलिए सो लेट मी टेक यू टू मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। हम लोग बेसिक लाइफ में जा रहे हैं। ओ हो सकता है, लुक हियर एवरीवन, रिवोकेशन ऑफ ऑफर के तरीके देखो, हाउ द ऑफर इज रिवोक्ड। देखो ऑफर कैसे कैसे रिवोक हो सकता है, सुनने में इजी क्वेश्चन लग रहा था, ये मेरे लॉ बुक से है, लिखा हुआ है बिफोर द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ऑफरर। आई एम अज्यूमिंग ये सब आपको याद हो कि कौन किसको चिट्ठी भेजता है, पहले आपको याद होना चाहिए। When is acceptance complete against the offerer? Can anyone tell me? When is, हम लोग बात कर रहे थे ऑफर रिवोक कैसे किया जा सकता है, इसमें यही समझाना होता है। एक रिटन नोटिस मैं दूंगा आपको एट एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफरर। प्लीज बी केयरफुल, when do I say acceptance is complete against the offerer? When the offeree dispatches the letter, the offerer is trapped। एक डायलॉग देते थे ना, जैसे ही ऑफरी डिस्पैच कर दिया चिट्ठी अब ऑफरर, तो यानी अगर आपको अपना ऑफर रिवोक करना था बिफोर द लेटर इज डिस्पैच बाय द ऑफरी, विच लेटर, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो ये लैंग्वेज कई लोग भूल गए थे, याद आया। और कैसे कैसे ऑफर लैप्स हो सकता है, कोई फिक्स टाइम दिया जाता है एंड यू डू नॉट एक्सेप्ट विद इन दैट फिक्स टाइम, और कोई फिक्स टाइम नहीं है तो एक रीजनेबल टाइम के अंदर आपने अगर नहीं लिया। कई बार आप बोलते हैं मैं ऑफर कर रहा हूं आपको अपनी गाड़ी बेचूंगा, आप खरीदना चाहेंगे, पर एक शर्त है पहले एडवांस जमा दीजिए इतने तारीख के पहले। तो मैंने कोई कंडीशन लगा दिया है प्रीसीडेंट टू एक्सेप्टेंस कि आप पहले उस कंडीशन का पालन करिए तब मैं आपको, ये ऑफर आपके लिए है, तो आपने कंडीशन का पालन किया ही नहीं। या डेथ और इनसेनिटी ऑफ द ऑफरर, काउंटर ऑफर इज मेड टू इट, या मैंने बोला था अगर मेरा एक्सेप्टेंस देना है तो आप स्पीड पोस्ट से रिप्लाई करिएगा, पर आपने कोई दूसरे मैनर में एक्सेप्ट किया है। अब उसमें क्या होता है, कई बार मैंने दूसरे मैनर में एक्सेप्ट किया पर आपने आपत्ति नहीं की तो वैलिड माना जाएगा, अगर सामने वाले कोई अपोजिशन नहीं है। तो ये 5-6 पॉइंट्स आंसर में जरूर आना चाहिए कि आप रिवोकेशन ऑफ ऑफर कैसे कैसे हो सकता है। चलो अभी याद कर लो, अच्छा हुआ इस बहाने एग्जाम का एक क्वेश्चन भी हमें दिख गया। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं सीएमए में अगर लॉ में 85 चाहिए ना, आप जितनी मॉक टेस्ट पेपर्स हम लोगों का और वहां का सॉल्व करेंगे उतना परफॉर्मेंस बढ़ेगा। कई लोग दुख करते हैं हम इतना बड़ा मार्क्स 62 आया, बिकॉज आप है ना सिर्फ कंपनी लॉ पढ़ रहे थे, आप इंडस्ट्रियल लॉ छोड़ रहे थे, इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ रहे थे और आप कॉन्ट्रैक्ट सोगा पार्टनरशिप एलएलपी छोड़ रहे थे। तो अगर आपको पूरा अच्छा लाना है तो कवर ऑल द एरियाज। ओके सर, अच्छा लगा। उसी तरह इंडेमनिटी एंड गारंटी का डिफरेंस सर, सर हाउ डू यू शो द डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी? मेरे बुक का ही है, मैं आपको, टेबल था क्या, मैंने इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल दिया था इंडेमनिटी में, गारंटी में बैंक लोन और गारंटी का एग्जांपल दिया था, और ये 4 डिफरेंसेस कम से कम आपके मिस नहीं होने चाहिए। मैं 2 मिनट चुप हूं, यहां पर छोड़ दे रहा हूं इसको, यू कैन कंपेयर। बुक में मैंने 5-6 दिए, 4 भी लिख देते हो तो काम हो जाएगा आपका। अच्छा लग रहा है तो सारे अंश, दिस वाज अगेन अ वेरी गुड डे, क्योंकि अपना सिलेबस देखिए 85% हुआ हुआ है, तो हम लोग स्लो जाकर थोड़ा पुरानी चीजों को समेटे हैं। तो देख रहे हो इंडेमनिटी गारंटी हम लोग पढ़े बहुत डिटेल में थे, आ रहा है बेसिक, तो छोड़ के नहीं जाना है लेआउट।
कोई मेरे को सीएमए वाले लोग कभी ये मत बोलना ये चैप्टर छोड़ दे, उस चैप्टर का बेसिक क्वेश्चन कर लेना, वही आ जाता है। अब ट्यूशन में हमसे बेसिक तो नहीं पढ़ा सकता ना, क्योंकि ट्यूशन सिर्फ मार्क्स के लिए आप ज्वाइन नहीं किए हो। सर हम तो उसी के लिए किया था, तो चलो वो तो दिलवा ही रहे। आई वॉन्ट यू टू टेक ट्यूशन सो दैट आप कंपनी में जाके जॉब भी कर सके, तब कंपनी लॉ आपको प्रैक्टिकली पढ़ाया जाए। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, नहीं करना है आपको, बधाइयां। नॉट रिक्वायर्ड। कौन बोला याद करने? Rights and liabilities of a minor in partnership, procedure of alteration of articles। तो rights and liabilities of a minor ये कैसा है in a partnership, इसके लिए भी मैं आपको बुक गायब हो गया, there's some problem। एक बार ये अंश दिखलाऊंगा कि माइनर के क्या क्या राइट्स होते हैं। बहुत दिन हो गया होगा, आप भूल भी गए होंगे, पर देखने से याद आ जाएगा। I'll just show it to you। ये देखिए, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ माइनर, बोर्ड करो फुल पेज। पहले यहां पे पता है क्या बोल रहा है? राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ माइनर ही पूछा है कि माइनर को प्रॉफिट्स का शेयर मिलेगा, ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर, और उसको राइट्स में एडमिट करने के लिए यूनानिमस कंसेंट चाहिए होता है ऑल पार्टनर्स का। सर अच्छा हुआ बता दी, हम तो कुछ और लिखने वाले थे। नेक्स्ट, माइनर अकाउंट्स ऑफ द फर्म देख सकता है, but he cannot inspect account books other than account books, any books other than account books। he can sue for his share, but उससे फिर उसको अपना फर्म के साथ कनेक्शन तोड़ना पड़ता है। is it fine everyone? सर मजा आ गया, राइट्स ऑफ माइनर। इसीलिए क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस को देखना जरूरी होता है, और उससे पता फायदा क्या होता है। ऐसे तुमको चैप्टर आता था, अचानक कोई पूछ लिया तो बर्फी बन जाते हो। तो तीनों याद रहेगा। लाइबिलिटीज में देखो, ही इज नॉट पर्सनली लायबल टू थर्ड पार्टीज, हिज शेयर इज लायबल। अरे वाह सर, अच्छा हुआ आज हम देख लिए, हम तो कुछ लिख ही नहीं पाते। ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन डे टू डे अफेयर्स, ही कैन नॉट ब्रिंग एनी सूट अगेंस्ट द पार्टनर्स अनलेस ही वांट्स टू सीवियर हिज कनेक्शन विद द फर्म। उसका शेयर लायबल होता है, बट ही इज नॉट पर्सनली लायबल। राइट, आई नो। अब पेपर ये आया है लेआउट, पर पता है एग्जाम में वेरिएंट आ जाएगा। सब वेरिएंट कोविड का वेरिएंट या नहीं? नहीं नहीं, एग्जाम में आ जाएगा कि जब वो मेजॉरिटी अटेन करेगा तब उसके क्या लाइबिलिटीज एंड राइट्स है। तो तुम क्या करेगा? सर कोचिंग सेंटर का वीडियो देखे थे आप लोग, ये पढ़ाए थे। So don't blame me, blame yourself, because if you don't read the question carefully, meaning change हो जाएगा। तो अगर आपने बहुत सारे MTP वीडियोस देखे होंगे YouTube में जहां से वाया सोल्यूशन रीड आउट कर दिया जाता है, I am trying to carve out the variant questions also which you can get in your exam paper। तो पोजीशन ऑफ माइनर और अटेनिंग मेजॉरिटी अगर आएगा, आंसर चेंज हो जाएगा। आता है आपको, पर आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, फिर बोलते हैं हम तो अच्छा लिखा था, मार्क्स कम दिया, चलो इंस्टीट्यूट के खिलाफ अपोजिशन करने। सो हमेशा उनकी गलती नहीं होती, थोड़ी गलती हमारी भी होती है, थोड़ी उनकी भी होती है। चलिए कहां हैं हम लोग? सर पता नहीं है, ऐसे मत बोलो। बी में दिखा नहीं रहा हूं, बी ऑलरेडी समझा चुका था। इसमें आइए, अब इन चारों क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, और वाओ छोटा छोटा सा बचा हुआ है अभी भी। ये कहां पर पहुंच गए हम लोग? The establishments on which provident fund is not applicable and powers of inspectors, ये कौन से हैं? इंडस्ट्रियल लॉ के। देखो अगर चॉइस में मौका मिले ना, मैं इंडस्ट्रियल लॉ के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करूं अनलेस मेरे को वर्ड टू वर्ड याद हो। वर्ड टू वर्ड में तो मार्क्स कटने का चांस नहीं है, छपा हुआ आंसर से मैच हो जाएगा। और मन से लिखने जाएंगे ना तो तौबा तौबा हो जाएगा। मेरा इंडस्ट्री है ना, पहले से क्या हो जाएगा, मेरा फैक्ट्री शेड गिर जाएगा। तो देखिए ईपीएफ का पेज नंबर बताइए। आप इंडस्ट्रियल लॉ एक्सपर्ट बैठे हैं, पेज नंबर एक्सपर्ट, ईपीएफ का पेज नंबर बताइए। What is the page number of Provident Fund? Anyone can tell me? मैंने क्या करवाया है आपको, कभी चेक कर लीजिए। ये देखिए, ये मेरा नोट्स प्रोविडेंट फंड वाला जो मैं आपको समझाया था। देखिए इस तरह एमसीक्यू जगह जगह मैंने आपको एनालाइज करके पढ़ाई कराई कि जगह जगह एमसीक्यू वर्ड लिखवाया था। ये देखिए, वाह मेरा पढ़ाया हुआ है। फुल पेज करो डीके, तुम भी पढ़ो डीके।
This act is not applicable to any establishment under Cooperative Societies Act employing less than 50 persons working without the aid of PAR. पूरा and सब लोग क्या लिख के आ रहे हैं एग्जाम में, बस कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अप्लाई नहीं करेगा, रॉन्ग आंसर है. लेस देन 50 भी हो एंड वर्किंग विदाउट एड ऑफ पार, या एस्टैब्लिशमेंट्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड जहां सिमिलर बेनिफिट्स दिए गए हो, ये होता है एमटीपी सॉल्विंग, जहां आप रिवाइज भी करें. ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, स्टार्ट रीडिंग. या कोई सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट के अंदर हो एंड जहां सिमिलर बेनिफिट्स दिए गए हो, स्टार्ट डूइंग इट प्लीज. Wait, something important. Did it everyone? Chaliye, very good. Now next question. Powers of inspector under the Factories Act. आओ बच्चों. ओ बाबा, यहाँ तो बहुत अच्छे से कंप्यूटर्स बैठे हुए. 176 में पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स हैं. ये इसके पीछे जाऊं क्या? हाँ, इसके पीछे जाना है. इंस्पेक्टर्स के क्या क्या पावर्स हैं देख लेते. मैंने करवाया है क्या आप लोग को? ऐसा तो नहीं कि मैंने नहीं करवाया और आ गया आपके मल्टीपल में. पेज नंबर 176. नहीं, मेरा अलग है पेज नंबर्स. हाँ, वो तो मुझे पता है. ये रहा. यस, मेरा मार्किंग था बच्चों. ये देखिए, झूठ नहीं बोल रहा हूं. दे कैन एंटर इफ दे हैव रीजन टू बिलीव. मेक एग्जाम. हाँ, इंपॉर्टेंट नहीं बोला था पर ये पढ़ाया हुआ है. इंक्वायर इनटू एनी एक्सीडेंट, एग्जामिन द प्लांट, मशीनरी, सब्सटेंस, सीज द कॉपीज ऑफ रजिस्टर, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स. 3-4 याद रखो, बोरिंग क्वेश्चन है. ये एक और है इसमें, देखो. टेक पोजेशन. राइट राइट. फैक्ट्रीज इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. हो गया. इंस्पेक्टर्स का आंसर्स भी देख लिया आपने. हाँ, एग्जैक्टली. चलो. क्यों? अच्छा, ओके ओके. क्वेश्चन नहीं याद है मेरे को, मैं तो अपने बुक से आइडेंटिफाई किया था. एक तो मेरा पुराना बुक था. चलिए, वुमेन डायरेक्टर एंड रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर देखते हैं. फिर क्वेश्चन 7, ये कहां पर देखा हुआ लग रहा है क्वेश्चन? ये बोनस एक्ट का क्वेश्चन है जो मेरे बुक में भी दिया हुआ है ये क्वेश्चन. और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ एथिक्स, दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम एथिक्स, सो आई एम नॉट डूइंग इट. एंड फिर कुछ शॉर्ट नोट्स आए हैं. तो आइए हम लोग वुमेन डायरेक्टर एंड रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर के क्वेश्चंस को देखते हैं. तो इसके लिए मैं अपने डायरेक्टर के नोट्स को एक बार दिखाऊंगा. यहां पर डायरेक्टर का जो नोट्स है मेरा वाला, जब आपको भी मिल जाएगा और आप भी जब करेंगे. लुक हियर एवरीवन, जिनका नहीं भी हुआ है, वुमेन डायरेक्टर का प्रोविजंस पूछ रहा है. तो जिसका नहीं भी हुआ है वो भी एक बार ऑब्जर्व करो. फॉलोइंग कंपनीज, यहां से यहां तक पढ़ोगे. चलो रीडिंग शुरू करो. फॉलोइंग कंपनीज मस्ट हैव एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर. एवरी लिस्टेड कंपनी, टेबल दिखा. सर्टेन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, या तो जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और मोर हो या टर्नओवर 300 करोड़ और मोर हो, उनको भी एक वुमेन डायरेक्टर रखना चाहिए. एंड टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज को तो एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर रखना चाहिए. और अगर वुमेन डायरेक्टर की कभी वैकेंसी हो जाए इन दी ऑफिस तो उसको फिल कर देना चाहिए इतने टाइम के अंदर, 3 months या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, विच एवर इज लेटर.
सर समझ में नहीं आया, लुक एट द एग्जाम्पल। ये वैकेंसी तुम खुद समझोगी, मतलब हम बताएंगे, एग्जाम्पल पढ़ो समझ जाओगी। फुल पेज करता हूं, स्टार्ट रीडिंग। यानी एक चीज देख रहे हो, डायरेक्टर्स से लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं। So director's chapter should be done very properly. Long questions and short notes have come from the director's chapter. Start reading. All of you. The vacancy इतने तारीख को arise हुआ है। If the board meeting is held on 14th August, then the vacancy किस तारीख को होना चाहिए? 14 सितंबर क्यों आया बताओ? लिखा है नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग अगर मेरा 14 सितंबर को हो रहा है तो उस दिन भी चलेगा, विच एवर इज लेटर। पर अब इधर आओ, इफ द बोर्ड मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 14th अक्टूबर, द वैकेंसी लेटर ऑफ द टू लिखा हुआ है। हमेशा अर्लियर पढ़ते हैं ना, यहां पर लेटर पढ़ रहे हैं, यानी वुमेन डायरेक्टर के आंसर में इतना आना चाहिए। यस जो नहीं हुआ है पर इनडायरेक्टली आज आपने देख लिया, फिगर्स हैं कि, और बहुत इजी है डायरेक्टर्स चैप्टर, इजियर देन योर शेयर कैपिटल एंड अदर थिंग्स। टॉप 1000 मतलब है जो मार्केट वैल्यू के अनुसार, बड़े बड़े जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है ना, टॉप 1000 रिलायंस विल ऑफ कोर्स फीचर इन दिस। ये वाला लाइन लिखना जरूरी नहीं है, टॉप 1000 वाला, ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, फाइनल्स में आता है। आप सिर्फ ये टेबल और ये वैकेंसी वाली लाइन में सब फंसते हैं। 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी और द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, यानी अब तुम पूछेगा नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग अगर 3 महीने बाद हो रहा है कोई बात नहीं, विच एवर इज लेटर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वरना हमेशा विच एवर इज अर्लियर दिखाई देता है। क्या चीज दरकार नहीं है, छोटा सा चीज है। यस दैट्स व्हाई आई एम नॉट आस्किंग यू टू ब्रिंग ऑल द बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिग्नेशन ऑफ अ डायरेक्टर। रेजिग्नेशन ऑफ अ डायरेक्टर आई हैव ऑलरेडी डन विथ यू। आज ही की वो कंपनी देखिए इसमें ही है, ये 149 के अंदर था, रेजिग्नेशन इज इन 169। ये देखिए रेजिग्नेशन का अगर नजर डाल लो, सेक्शन 168 है, सॉरी, रिटन नोटिस टू द कंपनी एंड फिर बोर्ड उसको आरओसी को फॉर्म नंबर DIR 12 में बताएगा। हमारे यहाँ डायरेक्टर 30 डेज के अंदर जब भी कोई रेजिग्नेशन नोटिस आती है। अच्छा रेजिग्नेशन में एक एक्स्ट्रा बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐ सुनो ना, हम रेजिग्नेशन आज दिए हैं, सपोज है आज 16 अगस्त है, आज हम दिए, 17 से हम नहीं आएंगे, उसको मिलने में भी 5-7 दिन लगा है। रेजिग्नेशन इफेक्टिव कब से होगा? फ्रॉम द डेट ऑन विच नोटिस इज रिसीव्ड और द डेट मेंशन्ड इन द नोटिस विच एवर इज लेटर। मतलब क्या है, अगर हम 16 अगस्त को दिया और उसमें लिखा है फ्रॉम 16 अक्टूबर आई विल नॉट बी फंक्शनिंग, उसको मिल गया 16 अगस्त का चिट्ठी 20 अगस्त को ही, पर मेरा रेजिग्नेशन इफेक्टिव कब होगा? क्योंकि दोनों में से जो लेटर तारीख हो, या तो कोई तारीख उसमें मेंशन हो या जब उसको मिले, विच एवर इज लेटर। एंड डायरेक्टर रिजाइन कर दिया पर उसके रेजिग्नेशन के पहले वो कुछ करतूत करके गया है, तो उसके लिए वो लायबल, पढ़ के देखिए। तो ये रेजिग्नेशन का शॉर्ट नोट का आंसर है। तो जब मैं आपको डायरेक्टर्स चैप्टर करवा दूंगा ये हो जाएगा सर। तो ये किसके लिए, ये यूट्यूब में और भाई बहन जो अभी एग्जाम दे रहे हैं और उनको आपके पहले दरकार पड़े, उनको भी काम आ जाएगा ये मल्टीपल, ये मॉडल टेस्ट पेपर, एंड दे मस्ट डू दिस। ओके वेरी गुड। नाउ राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 out of 5। तो तुम लोग पूछा था चॉइस आता है क्या? चॉइस थोड़ा थोड़ा आता है। ये बोनस एक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे मैट का ही है, देखते हैं। नॉमिनी डायरेक्टर, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस पढ़े हो आप प्रोस्पेक्टस चैप्टर में कि एक बार शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल करने के बाद आने वाले 1 साल में बार बार प्रोस्पेक्टस फाइल नहीं करना पड़ता है, बट इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम देना पड़ता है अगर कोई चेंजेस हो तो। नाउ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ओवर टाइम अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। पढ़े हो क्या आप? ये कौन से चैप्टर का भाई? NI एक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन है, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। इसको मैं दिखला भी नहीं रहा हूं, ये सारे किताबों में वो टैबुलर डिफरेंस दिया रहता है। अच्छा दिखला दूंगा। और फिर सेक्शन D,
रेजिग्नेशन क्या होता है? इट्स वंस यू डिसाइडेड दैट यू विल रिजाइन, नो वन कैन फोर्स यू टू कंटिन्यू. तुम्हारे पुराने एक्ट्स के लिए तुम लायबल रहोगी. वंस यू हैव टेंडर्ड द रेजिग्नेशन, अब वो रेजिग्नेशन इफेक्टिव हो जाएगा उस तारीख से. कंपनी उसको स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता कि हम रेजिग्नेशन स्वीकार नहीं करेंगे. इट्स वॉलेंट्री. हाँ, जबरदस्ती थोड़ी है. अच्छा, आइए 2 इजी क्वेश्चन देखिए प्लीज. नहीं नहीं, ये 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है. 12 तुमको दिख रहा है, पर ये क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का है. स्टार्ट रीडिंग. स्टार्ट रीडिंग. चलो पढ़ो. पहले नीचे वाले दोनों क्वेश्चंस पढ़ो, ऊपर वाले में जाऊंगा फिर से मैं. स्टार्ट रीडिंग. ये क्या पूछा है बताओ ना. अरे ओपीसी कैसे फॉर्म होता है वो पूछा है. पता है क्या बताना था? एक आदमी होता है, वो आदमी के बारे में बताना है, एलिजिबिलिटी. और आजकल आपको बता दूं, ही मे बी रेसिडेंट इन इंडिया, ही मे नॉट बी रेसिडेंट इन इंडिया. इंडिविजुअल होगा, इंडियन सिटीजन होगा, साउंड माइंड का होगा, वो सब ठीक है. 18 इयर्स का होगा, बट रेसिडेंट होना जरूरी नहीं है. एक नॉमिनी का नाम रखना होगा, वो भी बता दिया जाएगा. एंड इसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है कंपनीज एक्ट के अंदर. एंड ये क्या कामों के लिए नहीं बन सकती है? सेक्शन 8 कंपनी के रूप में कभी नहीं बन सकती, एनबीएफसी के रूप में कभी नहीं बन सकती. यानी मुझे यस. और ये लास्ट वाला तो मेरा फेवरेट है. प्राइवेट कंपनी पे कई रेस्ट्रिक्शंस होता है. क्या पूछा है बताओ? एक मिनट रितिका. प्राइवेट कंपनी के ऊपर कई रेस्ट्रिक्शंस होते हैं. वो टीएमपी याद है? आर्टिकल्स में जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास में जो पढ़े थे, ये वही वाला कंडीशन है. इज इट ओके एवरीवन? जस्ट अ सेकेंड बिफोर वी वाइंड अप. मैं दिखलाना चाहूंगा आपको, ये है वॉल्यूम 1 और इसमें हम लोग कहीं ना कहीं ओपीसी पढ़े थे. तो एक बार मैं चाहूंगा कि ओपीसी को आप देखें. ये देखिए, only a natural person who is an Indian citizen and resident of India or not can form a OPC. नॉमिनी के लिए भी यही होना चाहिए था. रेसिडेंट का डेफिनेशन अब ये है. एंड एक इंसान एक ओपीसी और एक नॉमिनी में हो सकता है. बेसिक बताना था 3 मार्क्स के लिए, नॉट एवरीथिंग. फिर भी तुमको बहुत कुछ याद हो तो अपना शो ऑफ कर देना टाइपिंग करके, अगर जगह हो वहां पर. कैन यू गेट इट? एनबीएफसी और सेक्शन 8 कंपनी नहीं कर सकता. हाँ, वो तो मैंने तो बहुत कुछ करवाया है. मैंने बहुत कुछ करवाया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट कंपनी तो दिखला भी नहीं रहा हूं, बताओ क्यों? अरे वही वाला है. मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 व्हाइल काउंटिंग 200. इट रेस्ट्रिक्ट्स राइट टू ट्रांसफर शेयर्स. याद आ रहा है? वेरी गुड. अब आज एक होमवर्क दूंगा आपको. अच्छा, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट कौन से चैप्टर का है? देखें तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिस्टेक ऑफ फैक्ट में एक होता है बाइलैटरल मिस्टेक, मिस्टेक ऑफ लॉ, इंडियन लॉ एंड फॉरेन लॉ, यूनिलैटरल मिस्टेक. तो जब बाइलैटरल मिस्टेक होता है तो वॉइड एग्रीमेंट हो जाता है, और जब यूनिलैटरल मिस्टेक होता है अग्रीमेंट इज स्टिल वैलिड. बट समटाइम्स यूनिलैटरल मिस्टेक कैन बी अवॉइडेड, जब आइडेंटिटी छुपा के कॉन्ट्रैक्ट की जाती है. याद है बिल्लो रानी वाला एग्जाम्पल? तो मैं ये आपको हेल्प कर दिया हूं. ओवर टाइम अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट कहां मिलेगा बताओ? Where will you get overtime under minimum wages act? मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर ओवर टाइम का एक हेडिंग है. कैन एनीवन हेल्प मी? एक चेक कर लेते हैं, मन की बात मन में ना रह जाए. यस. नहीं नहीं आज पेज नंबर कितना है? 256. तो ये कर लेना जरूरी था, बिकॉज फिर छूट जाता, क्योंकि जितना मैं करवाता हूं उतना तो आप लोग कर लेते हैं, मुझे पता है. 256
256 ओवर टाइम मेरा अलग है. ओवर टाइम अंडर विच एक्ट? मिनिमम वेजेस एक्ट में ओवर टाइम के, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट अलग था, डबल शिफ्ट था. मिनिमम वेजेस में एग्रीकल्चर में इट इज 1.5 times the ordinary rate of wages, and in any other scheduled employment it is double the ordinary rate of wages. मैंने अभी नहीं मार्क किया है. बोलो जोर से बोलो यूट्यूब वालों को. पहले ही हम लोग पढ़ चुके थे एमसीक्यू के दौरान भी, जब हम लोग एमसीक्यू बोल रहे थे कि इस रोन से 1.5 times पे एमसीक्यू भी आ सकता है, बिकॉज सब लोग ट्वाइस टिक करके आएगा, बाद में घर आके पता चलेगा आंसर अलग निकला. तो वी हैव डन ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस. नॉमिनी डायरेक्टर ये लिख के रखो, सेक्शन 161 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं. एंड शेल प्रोस्पेक्टस इज सेक्शन 60A है क्या? नहीं, आजकल 60A नहीं है, नंबर कुछ और है. शेल प्रोस्पेक्टस चैप्टर में पढ़े थे हम लोग. एक मिनट देख लेते हैं, आइए. वो दूसरा है, वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, मिक्स कर दिया आप लोगों ने. लुक हियर, शेल प्रोस्पेक्टस सेक्शन 31 फुल पेज करो एक बार बच्चों के लिए. से भी बताएगा कि कौन कौन सी कंपनीज ये फाइल कर सकती है, और इसकी 1 year वाली वैलिडिटी दिखाई दी. और जो शेल प्रोस्पेक्टस फाइल करते हैं उनको एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कंटेनिंग ऑल मटेरियल फैक्ट्स बिटवीन द फर्स्ट ऑफर एंड दिस ऑफर, क्या क्या न्यू चार्ज क्रिएट हुआ है, थोड़े दिखला दे रहा हूं ताकि जब आप इसको पढ़ो तो उस हिसाब से. ऊपर डेफिनेशन दिया, इट इज अ प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द सिक्योरिटीज आर इशूड ओवर अ सर्टेन पीरियड विदाउट द इशू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस. ये मेन चीज है कि बार बार प्रोस्पेक्टस फाइल नहीं करना पड़ेगा. तुम इतना कुछ कर पाई नहीं बच्ची? हाँ, मीटर उठा है 5 दिन में, प्रोस्पेक्टस सर कर पाया है? हाँ. And time of filing information memorandum is within 1 month prior to the issue of the second offer. इस पे MCQ भी आ सकता है. तुमको प्रोस्पेक्टस नहीं फाइल करना था, पर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इन पास टू 1 महीना पहले कम से कम फाइल कर देना चाहिए था. रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एग्जाम में अगर आ जाए, वहां पर आरओसी के पास 3 दिन पहले बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इशू, वो 3 दिन जो तुम बोल रहे थे यहां था लेआउट. तो मैंने इनडायरेक्टली क्या किया, रेड हेरिंग और दोनों में जो आप कंफ्यूज हो जा रहे थे 3 और रेड हेरिंग में कंप्लीट डिटेल्स नहीं रहता है प्राइस एंड नंबर ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में. ओके, हो सकता है. चलिए, सो आई एम रियली हैप्पी, मेनी थिंग्स डन. नॉमिनी डायरेक्टर भी दिखा हम लोगों को. ये क्वेश्चन एक बार नजर डाल लो क्या चीज के ऊपर है. सेक्शन डी देखो प्लीज. इसमें बेसिकली व्हाट आर दे सेइंग, 3 टाइप के एंटिटीज है, कौन सा चूज करना चाहिए आपको. प्रोज एंड कॉन्स बोल रहा है, ओपीसी के क्या एडवांटेज है, प्राइवेट कंपनी के क्या एडवांटेजेस है, पब्लिक कंपनी के क्या एडवांटेजेस है. तो आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू डू दिस होमवर्क. सबके अपने अपने एडवांटेजेस होते हैं, फिर भी अगर नहीं समझ में आए, आई एम हियर. सो ले आउट. Now after this video stops, प्लीज ध्यान से सुनना. ये वीडियो जब स्टॉप हो जाएगी, मैं बोलूंगा क्लास खत्म है, लाइव बैच के लिए क्लास खत्म है. और जो YouTube में आएगा, मैं इस वीडियो के एंड में अपनी और एक वीडियो ऐड करवाने वाला हूं. अब ब्लैक टी शर्ट में मुझे देखेंगे एक नए लुक के साथ, जहां पे मैं इंस्टीट्यूट के बुक से कंपनी लॉ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसके बारे में भी टिप्पणी दिया हूं. सो आई होप इट रियली बेनिफिट टू ऑल ऑफ यू. इट्स अ ग्रेट बिग बेनिफिट टू ऑल ऑफ यू. एंड इससे पता भी चल गया पेपर कैसा आता है. और ये 2 ऑब्जर्वेशंस पता चले. एक तो डायरेक्टर्स से जो अभी नहीं हुआ है उसको अच्छे से करना है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. फैक्ट्रीज एक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑलमोस्ट से सबसे आ रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस. और एक जो मैंने यहां पे क्वेश्चन दिया था, मैंने बोनस एक्ट का एक क्वेश्चन था. लुक हियर एवरीवन, क्वेश्चन 7A. ये क्वेश्चन देखा हुआ है ना मेरे बुक में भी. Oh, very good. She has done also. Same question is given in my book also. कि ये सेपरेट स्टैब्लिशमेंट्स माने जाएंगे अगर उनका शुरू से सब कुछ ऑडिटेड सेपरेटली होता है. दीज विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट स्टैब्लिशमेंट्स. सो एक सेकंड,
ठीक है, चलिए, if you still have any query, you can let me know. I have touched upon all the corners to help you to revise. Thank you.